आया था कि जो एक इसके म्यूजिक वाले इसमें था, म्यूजियम्स के बारे में बताया था मैंने, कॉइन्स के बारे में बताया था। तो वो सब चीजें क्लियर होंगी ना, या एक शॉर्ट में ब्रीफिंग कर दूं सबकी? श्रुति, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बताया था तुम लोग को मैंने, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्लियर होंगी कि जिसको पांडुलिपि कहते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट्स एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, और उस दस्तावेज को कह सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, जो हाथ से लिखा गया हो और एक व्यक्ति द्वारा ही ये लिखित हो या कई लोग लिखे हों। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही आदमी लिखा हो, मैन्युस्क्रिप्ट्स कई कई लोग भी मिलकर लिखते थे। तो हाथों से ये किसी पत्ते पर लिखा हो, छाल पे लिखा हो, या किसी चमड़े पर, या किसी भी धातु पे, जो हाथ से लिखित मैटेरियल होता था, या जो भी ज्ञान होता था जिसको हाथ से लिखा जाता था, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाती थी। अगर कोई भी प्रिंटेड होगा तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं कहलाएगा, है ना, वो बुक्स के अंतर्गत आएगा। किताबें जो हमारे प्रिंट होती हैं और पब्लिश होती हैं, दो बुक्स हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हस्तलिपि ग्रंथ जो हैं, इनको हस्तलिपि ग्रंथ भी कहते हैं। और यही एक ऐसा माध्यम हमको मिलते हैं जिसको पढ़कर या जिसका अध्ययन करके हम जो पुरानी जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारा ज्ञान रहा है, या किसी भी विषय पर बहुत विस्तार पूर्वक अगर हम जब अध्ययन करते हैं, उसका जड़ जो था, जो मेन था, हम एक कैसे पता लगेगा कि प्राचीन काल में क्या था हमारा स्वरूप। तो हम उन्हें ये हस्तलिपिक जो ग्रंथ हमको मिलते हैं, उनका स्टडी करके हम उस तह तक जा पाते हैं। तभी हम उन ग्रंथों से को अध्ययन करके जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम नया कुछ निकालने का प्रयास करते हैं, नया ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। इससे संबंधित तुम लोग के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो फाइनल एग्जाम होगा, कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या उद्देश्य था, या आपके लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या उद्देश्य आप समझते हैं कि आपको रिसर्च जब आप कर रहे हैं, शोध करें, तो उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स का या हस्तलिपि ग्रंथ का क्या योगदान आपको लगता है हो सकता है। तो आप इस तरीके का अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो पहले तो आप उसको बताओगे 2 लाइन में कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होते क्या हैं, देन उसके उद्देश्य, जैसे मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं कि अति प्राचीन जो हमारी ज्ञान की परंपरा है, या भारतीय संस्कृति जो हमारी है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उस प्राचीन परंपरा को, उस ज्ञान को सुरक्षित रखना और उस ज्ञान को संरक्षित रखना, ये पांडुलिपियों का कार्य रहा है। पहला कार्य इनका यही रहा है कि वो संरक्षित रहे और आने वाली जनरेशन के लिए वो उपयोगी हो सके। उसको आने वाली जो पीढ़ी है वो पढ़ के उसके उसके उनके अध्ययन पर अपना ज्ञान वर्धन कर सके। तो वो चीज संरक्षित हमारे पांडुलिपि के माध्यम से ही हमारी चीजें संरक्षित रही हैं। अगर अब अपने भारतीय संस्कृति के प्राचीन जो समय में जो चीजें प्रचलित थी, अब स्वर किसे कहते हैं, ग्राम, मूर्छना, इन सब चीजों का अगर हम गहन अध्ययन करें, नाद, श्रुति, तो हमें प्राचीन ये पांडुलिपियों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तभी हम किसी तह उस पे ठोस उस पे पहुंचते हैं कि ये स्वर है, ये हमारी श्रुतियां हैं। तो उसके विषय में जो डिटेल में लिखा है वो हमें पांडुलिपि के माध्यम से ही प्राप्त होता है, क्योंकि उस टाइम कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं होता था
उस टाइम कोई वीडियोस नहीं बनते थे कि वीडियो बनाकर, अब आजकल कितना आसान हो गया, लेक्चर्स आपने भी अपलोड कर दिए, वीडियोस अपलोड कर दिए, तो लोग देखकर समझ सकते हैं। लेकिन उस प्राचीन काल में क्या स्वरूप रहा था संगीत का, वो हमें इन सब चीजों के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे शोध कार्य के लिए पांडुलिपियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हस्तलिखित ग्रंथ जो होते हैं, जो वो इतने, ठीक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं थे, वो बहुत ज्यादा डिटेल हमको नहीं मिलता, बहुत से अधिक नष्ट भी हो गए हैं, क्योंकि फिर भी हम ऐतिहासिक उसका जो महत्व है उसको हम कम नहीं आंक सकते बिल्कुल भी। तो हमारा पांडुलिपि का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्राचीन परंपरा का संरक्षण हो और अपनी सभ्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी परंपरा का जो परिचय है आने वाली पीढ़ी से वो कराया जा सके। इसलिए हमारे शोध कार्य के लिए पांडुलिपियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को, आप इसको अटेंड कर सकते हो। और इसके जो लिखने वाले लोग होते हैं वो भी बहुत इजीली, आसान नहीं था इसको लिखना, बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जिस पदार्थ पर लिखते थे, बहुत से ताड़ पत्र पे या भोज पत्र पे या ताम्र पत्र पे और सोने के पत्र पे भी लिखे गए हैं, पतले पतले सोने के पत्रों पर, या किसी मंदिरों में हमको, या किसी लोहे की लेखनी से इसको लिखा जाता था। और ये हजारों साल से संरक्षित और संकलित ये ज्ञान रहा है। और आज भी हमको बहुत सारी पांडुलिपियां नष्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमको अगर स्टडी करना होता तो हमको इसका आधार लेना ही पड़ता है। और इसको कई कई पांडुलिपियां लिखने में कुछ कमियां भी थी, कि एक तो इसको लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता था, और एक एक पांडुलिपि जो होती थी वो बहुत ज्यादा भारी हो जाती थी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना भी पॉसिबल नहीं होता था। कितनी भारी पांडुलिपि को हम एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाएं, जैसे आजकल बुक्स तो बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, हमको तुरंत अपने बैग में रखा और हम कहीं पे भी जाके हम जब खाली समय मिला हमने उसको पढ़ लिया। लेकिन ये पांडुलिपियां को इतना इजीली हम इधर से उधर नहीं ले जा सकते, और ये खराब भी बहुत जल्दी हो जाती थी, क्योंकि ये चमड़े के ऊपर जैसे मानो लिखा हुआ या किसी लकड़ी के ऊपर लिखा है, तो उस वो बहुत जल्दी उसमें फफूंद लग जाती थी या कीड़े हो जाते थे। इसलिए इनको रखने का भी, जो अभी आजकल कुछ पांडुलिपियां बहुत पुरानी पुरानी मिली भी हैं, तो बहुत कम मिली हैं, अधिकतर नष्ट हो गई हैं। तो इनके संरक्षण के लिए भी सरकार ने हमारे 2002 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य यही था कि जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनको खोजा जाए, उनको एकत्रित किया जाए, उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाए, और जो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन ये तब से बराबर ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, ये तब से बराबर कार्य कर रहा है, और इसने कई सारी पांडुलिपियों का संकलन, संरक्षण किया है और इकट्ठे करी हैं जगह जगह से जा जाके। बहुत सारी पांडुलिपियां मंदिरों में मिली हैं, मस्जिदों में मिली हैं, पुराने किसी के घर में या मिली हैं। तो इनको संरक्षण करना भी एक चैलेंजिंग था, क्योंकि वो अधिकतर नष्ट हो चुकी थी। और पांडुलिपि की एक चीज और भी है कि इसकी कॉपीज नहीं बन सकती, ये एक ही लिखी जा सकती है, जैसे आजकल बुक्स हैं कई सारी इसकी कॉपी बन जाती है, तो ये नहीं बन नहीं सकती कॉपी। तो इसकी कमियां बहुत ज्यादा हमको दिखती हैं, कभी काफी कि समय ज्यादा लेती थी, भारी होती थी, बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, और इनका जो वितरण था वो इजीली नहीं हो सकता था, इनकी कॉपीज नहीं बन सकती थी, और इनको लिखने में बहुत ज्यादा समय, धन की बहुत श्रम बहुत लगता था, बहुत मेहनत लगती थी, और पैसा भी बहुत लगता था। और कई सारे ताड़पत्र पे जो सूखे पत्ते हैं उनके ऊपर पांडुलिपियां मिलती हैं, और आजकल इनको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस समय ये लिखी गई हैं उस समय जो लैंग्वेज में लिखी गई हैं उसको पढ़ने वाले भी आजकल बहुत कम अवेलेबल हैं, क्योंकि इनको लिखने का जो लिखा गया है उसका तरीका भी अलग होता था।
और पांडुलिपि का काफी बड़ा हिस्सा कश्मीर के महाराजा द्वारा श्रीनगर संग्रहालय में भी प्राप्त होता है। पांडुलिपियां जो हैं, पांडुलिपि और अभिलेख इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि पांडुलिपि हमारे ताड़ के पत्रों पर हाथ से लिखते थे, जबकि अभिलेख जो होते हैं वो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर खोद कर लिखा जाता था, तो वो अभिलेख कहलाते थे। पांडुलिपियों को कई सारे विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम के रूप में, जैसे पांडुलिपि पाठ्यक्रम, ये भी कई सारे विश्वविद्यालय स्टार्ट कर दिए हैं, जो पांडुलिपि के विषय में कैसे उसका संरक्षण हो, कैसे उससे हम लाभ उठा सके, या पांडुलिपि संबंधित जितना भी सिलेबस है उसमें भी ये मास्टर्स डिग्री कराते हैं। जैसे कि पुणे विश्वविद्यालय है, या तमिल यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद का है, मेड्रास यूनिवर्सिटी है, मैसूर विश्वविद्यालय है, या बेंगलोर यूनिवर्सिटी है। ये सब यूनिवर्सिटीज पांडुलिपि के पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। और भारतीय पांडुलिपि जो है हमको वो अनेक भाषाओं में मिलती हैं, जैसे कन्नड़ में है, या नेवाड़ी, गौड़ी, तिब्बती भाषा में भी ये प्राप्त होती है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस में मिलती हैं जिसको अभी तक भी कई सारी पांडुलिपियों को लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इसके अध्ययन में को पढ़कर समझने के लिए, या उसको अध्ययन के लिए इस पर्टिकुलर प्रशिक्षण लेना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी के लिए ये संभव नहीं होता है। अतः ये पांडुलिपि जब हमारे प्रेस का आविष्कार हुआ था, मुद्रण के पहले, ये सब पांडुलिपियों का लिखने की परंपरा हमारी अत्यंत प्राचीन थी। इसलिए क्योंकि हस्तलिखित ये सामग्री उसमें दी जाती थी, प्रदान की जाती थी। हम ये कह सकते हैं और हमको गर्व होना चाहिए कि ये हमारे पूर्वजों का ये दुर्लभ ये ज्ञान का भंडार है। क्योंकि भारत में जो पांडुलिपियां हमको अनेकों लाखों में मिलती हैं पांडुलिपियां, और बहुत सी नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास पांडुलिपियों का अथाह संग्रह है। और आप जब भी कभी आप अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करोगे, तो मुझे लगता है कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे आप लोग के मध्य मिलेंगे, और आप एक बार जरूर अपने टॉपिक से रिलेटेड जो पुरानी पांडुलिपियां हैं या ग्रंथ हैं, जो पुराने हस्तलिपिक ग्रंथ, उनको आप जाके देखोगे तो आप हो सकता है आपको कोई नई चीज उसके अंदर मिले, और उसको पढ़ने के लिए जो होते हैं एक्सपर्ट्स, उनको ले जाकर उनसे समझकर आप इस पे एक काम कर सकते हैं। काफी आपके लिए ये हमारी लाइब्रेरीज में भी काफी पांडुलिपियां जगह जगह हमको प्राप्त हो सकती हैं। जब आप जगह जगह जाओगे तो आपको इसके बारे में पता भी प्राप्त भी होगा। इसी तरीके से मैंने एक आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शंस हैं आपके, या बुक्स हैं। पांडुलिपि के साथ या बुक्स को मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। जो किताबें पुस्तकें हैं, तो आप सभी को लाइब्रेरी में पुस्तकें अवेलेबल हैं, और अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन भी करा होगा। पुस्तकों का से आपके रिसर्च वर्क में पुस्तक बहुत ज्यादा, आपको सारी बुक्स बहुत आपके लिए अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि आपका जो भी टॉपिक होगा उससे संबंधित, उससे जो बैक में कितना कार्य हो चुका है पृष्ठभूमि में, उसको भी आपको स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको बुक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपको अपनी सिनॉप्सिस बनाने के लिए उसको हर अपने टॉपिक से संबंधित अनेक किताबों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। और डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, हर ही जगह लाइब्रेरी आपको हर जगह मिलेगी। हमारे यहाँ कॉलेज में भी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, डीजी कॉलेज में। आपको संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ में मिल सकती है लाइब्रेरी, कथक केंद्र है वहां पे भी बहुत है। भातखंडे इंस्टीट्यूट में भी, भातखंडे विश्वविद्यालय जो है, वहां की भी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, जो संगीत से संबंधित ही है। और अगर आप बाहर जाना चाहें, खैरागढ़ है, या आपका ग्वालियर यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट आपको यूनिवर्सिटीज में जो संगीत की संबंधित पुस्तकें आपको खैरागढ़ में भी बहुत मिलेंगी, ग्वालियर में मिलेंगी आपको। तो आपको सबसे पास तो लखनऊ पड़ेगा। लखनऊ में भातखंडे इंस्टीट्यूट में भी आप जाके देख सकते हैं। संगीत नाटक एकेडमी में काफी किताबें हैं, मैंने वहां पे कई बार गई हूँ,
और बहुत रेयर बुक्स हैं आपको मिलेंगी। आप लोग अपनी बुक्स भी एक लाइब्रेरी अपनी बना लो छोटी सी, क्योंकि आपको फर्दर इसी में काम करता है। तो मैं सभी से कहती हूँ कि छोटी छोटी बुक्स आप अभी से संकलन उसका आप कलेक्शन उसका स्टार्ट कर दो। कहीं भी कुछ मिली बुक अपना एक बुक खरीद लिया, ले लिया। तो इस तरीके से आपके पास काफी बुक्स होनी चाहिए जो आपकी खुद की लाइब्रेरी, क्योंकि अल्टीमेटली हमको अगर संगीत को एक अपना कैरियर बनाना है, करनी ही है, तो आपके पास पर्सनल भी होनी चाहिए एक लाइब्रेरी। और बुक्स, क्योंकि हमारी इसकी बहुत सारे फायदे हैं बुक्स के। जैसे कि ये किताब पढ़ने से हमारा क्या होता है, हमारी सोच, हमारे विचारों को एक दिशा प्रदान होती है। जो हमारे भटके हुए हैं या हमारे कंफ्यूजन जो हैं वो क्लियर होते हैं, क्योंकि हमारे उस बुक्स में सब तथ्य, एक फैक्ट्स जो दिए हुए हैं, उसको पढ़कर हमारे विचार को एक दिशा प्रदान होती है। हमारे कई सारी जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान, उनका सही सही उत्तर हमें पुस्तकों से अच्छे से मिल सकता है। क्योंकि अब जैसे हमको किसी विषय में किसी से कोई भी हमारा टॉपिक है, उसको हमको नहीं समझ में आ रहा है, उससे संबंधित आपने बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको बहुत दूर बैठे हुए लोगों का, या जो व्यक्ति अभी जो विद्वान अब नहीं है, तो उनके विचारों का, या उन्होंने जो अध्ययन किया है, वो सब हमको हमारे सामने होता है। तो एक हमको ठोस मटेरियल मिल जाता है किताबों से। और ये जो हमारे विचारों को, हमारे सोच को एक सही दिशा देते हैं। दिशा भी देना और वही सही दिशा देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं, है ना। और हमारी ये थिंकिंग पावर को, हमारी ब्रेन की पावर को ये बढ़ाती हैं, कि ये कैसे सोचना चाहिए, कैसे क्या चीजें हैं, ये सब चीजें को एक हमको एक दिशा प्रदान करती हैं। और ये किताबें जो हैं, ये जिन एक्सपर्ट्स ने बुक्स लिखी हैं, उनका वो कई सालों का उनका अध्ययन रहा है, कई सालों का उनका ज्ञान रहा है, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और उन्होंने जो पुरानी पुरानी पुस्तकों से पढ़ा, अनेक विचार भी जो रहे हैं उनके, वो उनका अनेक वर्षों का उनका अध्ययन है। और उस अध्ययन से जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, वो उन्होंने लिखा, जो आज हमारे सामने पुस्तकों के रूप में हमें बहुत सरल रूप से हमें प्राप्त हो जाता है। अब तो बहुत सारी बुक्स हम डाउनलोड भी कर लेते हैं और पढ़ सकते हैं। जो रेयर बुक्स हैं और अवेलेबल नहीं है, वो भी हमको हम अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू हम उसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और हमें कई कई नए फैक्ट्स उस बेसिस पर मिल जाते हैं। बहुत इजी हो गया है ये हमारे लिए। और बुक्स से हमारी एक जो वोकेबुलरी है, वो कहना चाहिए, वो इंक्रीज होती है। हमें नए नए शब्दों से हमारा परिचय होता है। और जो हमारा कंसंट्रेशन पावर कहना चाहिए, वो बुक्स को पढ़ने से बहुत टू द पॉइंट जाना कहना चाहिए, एक लाइन में सोचना, ये चीज हमको किताब के अध्ययन से बहुत हमारा माइंड वैसे ही डेवलप होता है। तो किताबों का बहुत रोल होता है। और जैसे मैंने बताया कि आपको शोध में क्या किताबों का योगदान है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और कुछ, हाँ, कि हर चीज की देखो अच्छाइयां होती हैं, तो कुछ उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे कि बुक्स के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत लोगों को बोरिंग लगती है ना। और सही रेफरेंसेस वाली बुक्स मिलना, ये भी एक चैलेंजिंग चीज होती है, कि जो चीज हम अध्ययन कर रहे हैं, हम कैसे उन बुक्स तक पहुंच सके। हो सकता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम नहीं हमारे अध्ययन की बुक्स हैं तो अवेलेबल, लेकिन हमें नहीं मिली। अब हमें तो नहीं मालूम, हर जगह तो बंदा नहीं जा सकता ना, कि कहाँ पे क्या है। तो इस चीज का भी एक थोड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि कैसे हम उस बुक्स तक पहुंच सकें। और बुक्स जो होती हैं, ये टाइम
टेकिंग भी बहुत होती हैं, समय उनको देना पड़ता है हमको, कि बहुत इजीली नहीं होता है कि अब जो वीडियोस देख के तो आंख के सामने सब 5 मिनट में सब चीज क्लियर हो गई, लेकिन किताबों को पढ़ने के लिए और कभी कभी कुछ लैंग्वेज बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज्यादा साहित्यिक हो जाती है। जैसे मैंने जब अपना रिसर्च कर रही थी तो कुछ ऐसी बुक्स में मुझको एक आध लाइब्रेरीज गई तो मतलब बहुत बोरिंग लगता था, क्या रे इसको पढ़ने में समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है वो धीमे धीमे डेवलप होता है हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल। लेकिन अब इस वक्त तक आपका जो इस टाइम आपका जितना भी अध्ययन आपने किया, मुझे लगता है काफी हद तक आपको ये आपका एक लेवल बन गया होगा, आपका स्टडी पढ़ने का एक अंदाज आपको खुद मिल गया होगा, एक रास्ता दिख गया होगा। तो आप बुक्स निकाल कर, हाँ कुछ जो बहुत क्लिष्ट लिखी रहती है तो बोरिंग लगती है बुक्स, लेकिन कुछ किताबें बहुत अच्छी भाषा में लिखी हुई होती, सरल, और उसको ऐसा लगता है कि पढ़ो तो आखिरी तक, जब तक खत्म ना हो जाए उसको छोड़ो नहीं। ये इंटरेस्टिंग ढंग से कैसे लिखी हुई, तो दोनों चीजें हैं इसकी। और टाइम टेकिंग तो है ही, तो उसके लिए निसंदेह समय तो देना ही पड़ेगा। कभी कभी ये भी होता है कि जो उसमें लिखा है हमको ना समझ में आए, लिखा कुछ है, हमें हम समझे कुछ, तो जो अर्थ है जो वो कहना चाहता है राइटर, वो ना समझ के हम उसको सही अर्थ तक, क्योंकि वहां कोई आप किसी से डिस्कस तो कर नहीं पा रहे हो, कोई भी फैक्ट लिखा है उसके विषय में, आपको एज इट इज फैक्ट आपने कैसा लिया, उस फैक्ट को कैसे समझा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा कभी कभी समस्याएं आ जाती है कि लिखा जो है चीजें हमने उसको उस वे में ना लेकर कुछ दूसरे ढंग से समझा, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जो चीजें हैं वो भी गड़बड़ होती चली जाएंगी। तो और वहां पे आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हो, राइटर है नहीं आपके सामने, कोई एक्सपर्ट उस विषय का आपके सामने है नहीं। तो इन सब चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको पुस्तकें पढ़ने के लिए। आप लाइब्रेरी जाइए, कैटलॉग निकलवाइए और अपनी जो आपके टॉपिक है उससे संबंधित बुक्स आप निकालिए, और उसकी जो शुरुआत की विषय सूची होती है, एक सरसरी निगाह से उसको पढ़ लीजिए, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपका मटेरियल, आप से संबंधित जो ज्ञान आप चाहते हैं वो उसमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो पुस्तकों का रोल बहुत ज्यादा होता है हमारे शोध कार्य के लिए, और अनेक लाइब्रेरियों का आपको जाना भी पड़ेगा। और शोध के समय आप जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वहां पे सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो उनसे कि हमने इतने दिन पढ़ाई करी। अब जैसे बीएचयू आप चले गए, वहां तो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, बीएचयू में जाकर आप शोध करिए, 5-6 दिन आपने पढ़ा, आपने स्टडी करी, और वो आपको देते भी हैं कि आपने आपके अपने टॉपिक से संबंधित आप यहाँ आए और आपने स्टडी करी, तो साइड बाय साइड आप आपके पास एक वो प्रूफ भी रहेगा कि हमने वहां पर गए और हमने अपना कार्य के लिए लाइब्रेरीज को अटेंड किया। और जो बुक्स हैं, आप बुक्स तो आपके संगीत से संबंधित बुक्स आपको म्यूजिक के, जैसे बीएचयू हमने आपको बताया, खैरागढ़ है, लखनऊ है, यहाँ पे आपको काफी बुक्स मिल सकती है। मुंबई अगर आप जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पे भी आपको कई लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, आप वहां पे जाके भी आपको आपके शोध का संबंधित है। तो संगीत की बुक्स तो देखो आपको हर जगह मिल जाएंगी। हाथरस है, आपको शोध के आपके जर्नल्स हैं, जर्नल्स और जो शोध पत्रिकाएं हैं, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि पुरानी जैसे कि जो पुराने जर्नल्स हैं, या जैसे पहले संगीत पत्रिका निकलती थी, आप उसको पुराने विगत 40-50 वर्ष की पत्रिकाओं को आप ले सकते हैं, और ये जैसे आप अगर अप्रोच करें वहां पर हाथरस में, तो वो बता देते हैं, और कुछ एक अमाउंट लेकर आपको पुरानी जो बुक्स उनके पास पड़ी हुई हैं कई साल की, वो आपको पूरे ईयर का आपको दे देते हैं, और बहुत अच्छा रहता है, पूरा प्रॉपर बाइंड करके भी दे देते हैं। अगर आप मांगे कि विगत हमको 15 साल के हमको संगीत की पुस्तक या संगीत कला विहार आपको जो चाहिए हो, जो भी, वहां पे भी आप जाके बात कर सकते हैं मुंबई में, तो वो पूरी की पूरी आपको बंच दे देंगे। मैंने संगीत की कई सारी शोध पत्रिकाएं मंगवाई हैं, मेरे पास पूरे बंच रखे हुए, कभी आप कहेंगे तो आप उसको आके देख सकते हैं कैसे बंचेस हैं, और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। बहुत विद्वान जो हमारे संगीत के रहे, उनके लेखन से एक रास्ता दिखता है, और आपको उससे काफी अपने हद तक आपके रिसर्च वर्क का मटेरियल आपको उससे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो
मतलब कहना चाहिए 50-60 साल पुराने लोग। मैं आप कभी आप आइएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी वो पूरी बंचेस रखे हुए मेरे पास। सन 70 का, 71, 72 ऐसे मैंने पूरे मंगवाए थे अपनी लाइब्रेरी के लिए। और आप भी इस तरीके से मंगाकर अपनी एक लाइब्रेरी आप प्रॉपर बना सकते हैं। तो कभी भी आप लोग आप सब लोग आ जाओ, एनी टाइम, कभी भी चाहिए हो, मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगी। आप उसको देखो, पढ़ो, और उससे बहुत कुछ आपको, बहुत फैक्ट्स आपके सामने क्लियर होते चले जाएंगे। उसमें रेफरेंसेस भी बहुत अच्छे अच्छे दिए रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए ये मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड बुक्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है शोध कार्य के लिए। इसी तरीके से जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स के विषय में भी मैंने आप लोग को थोड़ा सा बताया था कि कॉइन्स जो होते हैं, एग्जैक्टली कॉइन्स जो है वो प्राचीन काल में ये जो ग्रीक लोग थे, उन्होंने सिक्के बनाने की वहां से शुरुआत हुई थी। गुप्त काल में भी कुछ गोल्ड के कॉइन्स हमको मिलते हैं, जिस पर वीणा हमको मिलती है। अधिकतर हमें कॉइन्स में के स्टडी से हमें संगीत से संबंधित चीजें नहीं प्राप्त होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हमको ये प्राप्त होता है। एक गोल्ड कॉइन पर वीणा हमको अंकित मिलती है, जो समुद्रगुप्त के समय शायद उस समय की है। और कितने तार हैं इसकी संख्या हमें नहीं पता लगी। हो सकता है 7 तार हो या 9 तार हो, किंतु उस कॉइन पर वीणा अंकित इतना है। इसका इतिहास जो आपको पहले पता है कि कॉइन्स का जो इतिहास था, पहले क्या होता था, जानवरों के आदान प्रदान से, या सामान दे दिया, अनाज दे दिया, उसके आदान प्रदान से बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहलाता था। जैसे कि 10 भेड़ें दे दी तो एक बैल मिल गया, या नमक दे दिया तो या नारियल दे दिया तो उसके बदले, या कोयला दे दिया तो कपड़ा मिल गया, या कपड़े के बदले कोयला मिल गया। इस तरीके से ये सिस्टम था। और इंडिया में पहले प्राचीन मुद्रा जो इंडिया में है, आप सबको पता ही होगा कि कौड़ी थी हमारी। भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रंथ में कौड़ी का मुद्रा के रूप में उल्लेख किया है। और इसको चीन में कहते हैं, अरिस्टोटल ने लिखा है कि चीन में लोहे का इस्तेमाल होता था, यूनान में चांदी का इस्तेमाल हुआ, रोम में पीतल का इस्तेमाल हुआ, और कभी तांबा, सोना, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह उनका जो ये इस्तेमाल हुए। उसमें चिन्ह भी जो लगाते थे वो धर्म या जाति के नाम पर लगाए जाते थे। उन सिक्कों पे या कौड़ियों पर जो वो मूल्य बताते थे, जो उस राज्य राजा था उसका वो प्रभुत्व दिखाता था ना। तो सिक्कों का अगर हमारे भारत में हम कहें तो सिक्कों का चलन 5वीं या 6वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। उस समय इन्हें पना कहते थे, पना या पुराण ये कहला जाता था। और राजा या देवी देवताओं के उसमें मुद्रण हुआ क्या करता था। सोने का भी प्रचलन हमारे यहाँ हुआ है। और ये तांबे के सिक्के, ये तांबे के सिक्के का प्रचलन जो हुआ है वो माशक कहलाते थे या काकड़ी कहलाते थे। मुगल काल में भी इस्लामी टंका, इन सब का प्रचलन हुआ है। शेरशाह सूरी के समय रुपए का जो प्रचार हुआ है, रुपया का प्रचार हुआ, चांदी का सिक्का इन्होंने निकाला शेरशाह के सूरी के समय। ब्रिटिशर्स ने पौंड उनका प्रचार में आया, सिक्कों की जगह नोट इस्तेमाल होने शुरू हुए। तो ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ। और आजकल आपको सभी पता है कि कागज के नोट हमारे प्रचार में हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दमड़ी, थैला, पाई, टका, आना, चवन्नी, अठन्नी, इस तरीके से कर करके इसका विकास हुआ है। कई बार चमड़े के सिक्के भी प्रचार में आए। हुमायूं के समय उन्होंने चमड़े के सिक्के भी प्रचार में डाले। और जो एक सबसे वजनदार हमें सिक्का मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड का है सिक्का, वहां पे मिलता है। और कागज के सिक्के हमें चाइना में कागज के रूप में जो रुपये का इस्तेमाल हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ है ये। हमारे जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में, उन्होंने रुपए का पहला सिक्का बनाया 1757 के करीब। तो ये रुपया जो बनना शुरू हुआ
इस प्रकार भारत सरकार के जो टकसाल में जो सिक्कों का निर्माण होता है, वो 4 टकसाल हमारे का 4-5 बहुत प्रमुख है। जैसे कलकत्ता की टकसाल है ना, मुंबई, हैदराबाद है और एक नोएडा में है। ऐसे 4 टकसाल मुख्य हैं कारखाने, जहाँ पे सिक्कों का निर्माण होता है। और सिक्कों पर जो अंकित होता है, आप देखा होगा कि कभी कोई किसान है, हल लिए हुए है, या पीछे खेत वो दिख रहे हैं, या वो अनाज दिख रहा है, धान दिख रहा है, तो इस तरीके की चीजों से पता लगता है कि इस किसान भी वो सर पे गमछा लपेटे हुए है, हल लिए हुए है, तो एक इससे स्ट्रक्चर पर पता लग जाता है। ये कभी कभी स्त्रियों का भी उसमें होता है कि घूंघट काढ़ी हुई है, या माथा पे बुरला लगाई हुई है, नाक में नथ है, तो वो एक स्त्री से पता लग जाता है, माथे पे बिंदी। तो ये कि इस काल में जो नारियों का था, वो इस तरीके का उनका रूप रहा है। तो इन सिक्कों से हमें अपना क्या होता है, संस्कृति के बारे में पता लगता है। तो सिक्कों का भी महत्व शोध में बहुत कुछ है। और पहले जो सिक्के थे, जैसे प्रारंभ में सिक्के के ऊपर कुछ लिखते नहीं थे, लेकिन बाद बाद में उन पर लिखा जाने लगा, जिससे कि ये पता लग सके कि ये सिक्का किस शासन ने उसको जारी किया, और उनका क्या मैसेज था। मैसेज को भी शॉर्ट में उसको एक चित्र के माध्यम से भी लिखते थे वो उस पे। सिक्कों पर भगवान के भी रहे हैं, जैसे शिव भगवान का, ये सूर्य चंद्रमा, इनका भी अंकित किए गए हैं वहां पर। और सिक्कों का, जैसे अगर हम गुप्त स्वर्ण अधिकतर सिक्के जो हैं वो दिनार कहलाते थे, और ये गुप्त कालीन में बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। अगर संगीत के दृष्टि से देखा जाए सिक्कों का, तो इतना ज्यादा आप हमें केवल एक ही आध इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, या उसका पहनावा व्यक्ति का कैसे था उस वक्त का, इन विषयों में हम देख सकते हैं। और कितनी समृद्ध परंपरा है, क्योंकि कभी भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो खाली ये नहीं कि हम संगीत के म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं तो खाली हम संगीत का ही पढ़ेंगे और हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको कोई भी चीज, अगर किसी युग के विषय में आप संगीत कैसा था, फॉर एग्जाम्पल आपको पता करना है कि गुप्त काल में संगीत की क्या स्थिति थी, तो उस समय का, गुप्त काल के समय का आपको और भी चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी, क्योंकि संगीत को समाज से हम अलग नहीं कर सकते। उस समय की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, सांस्कृतिक क्या था, तब हम जाके संगीत के विषय में अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज हम काट के हम नहीं कर सकते कि खाली हम संगीत का पढ़ रहे हैं तो हमें और चीजों से पता नहीं। तो फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो दायरा है या जो हमारी सोच है वो बहुत संकुचित हो जाएगी, और हमें हर चीज को के ऊपर हमें जाना ही पड़ेगा, तभी हम प्रॉपर उसके तह तक हम उसको पहुंच सकते हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन करना आपके शोध कार्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि म्यूजियम्स आपको जाना पड़ेगा, लाइब्रेरीज जानी पड़ेंगी। म्यूजियम्स, आपको पता ही है म्यूजियम्स क्या होते हैं। म्यूजियम की आपको इंस्क्रिप्शंस आपको देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि शिलालेख क्या होता है, शिलालेख पे देखना पड़ेगा। शिलालेख एग्जैक्टली किसी लोगों ने जैसे किसी कठोर सतह पर, अगर जैसे कि पत्थर है या धातु है, इस पर जब हम लिखते हैं या कुछ अपने विचार या संदेश या ज्ञान को जब उसमें उभारा जाता है, या किसको हम कह सकते हैं उत्कीर्ण किया जाता है, तो वो ऐसी चीजें अभिलेख कहलाती हैं। और इनका जो अभिलेख होते हैं अधिकतर स्टार्टिंग में मांगलिक चिन्ह से अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। उसके बाद देवी देवता की स्तुतियां उसमें लिखी हुई होती हैं। फिर उसके बाद राजा या जो शासक जो जिसने लिखाया है उनके उसमें संदेश होते हैं, ये अभिलेख होते हैं। और लास्ट में फिर लेखक का नाम भी होता है कभी कभी किन्हीं अभिलेखों में प्राप्त होता है, और फिर मंगलिक चिन्ह भी उसमें दिए होते हैं। ऐसे अभिलेख हमको मिलते हैं। और सिंधु घाटी में बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में उसमें शासक इन अभिलेखों के द्वारा अपने आदेशों को उसमें उत्कीर्ण करवाते थे, जिससे कि जनता जो भी है उसको देख सके, उसको पढ़ सके और उनको फॉलो कर सके। सम्राट अशोक के बहुत
उल्लेख हमको इस तरीके के अभिलेख मिलते हैं जिन्होंने पत्थर पे लिखा है। पाषाण पाषाण अभिलेख कहलाते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन अभिलेखों को हमें अपने हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अभिलेख उस समय के विचारों से हमको रूबरू कराते हैं कि इस तरीके का विचार था। अधिकतर हमको खुदाई में या हम शोध के दौरान हम जब स्टडी करते हैं तो हमें अनेक अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिलेख जो या शिलालेख है, ये किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना है। शिला मतलब शिला के ऊपर लिख दिया गया, तो ये शिलालेख हो गया ना। तो ये शिलालेख अभिलेख आप इसको हम कह सकते हैं गुप्त गुफाओं में बहुत मिलते हैं। आप कहीं जाओ मंदिरों में, गुफाओं में, तो आपको शिलालेख या अभिलेख आसान मिलते हैं। और ये इसके लिए इनको आसानी से हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि पत्थर जैसी कठोर सतह पर जो लिखा गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे शिलालेख हमको मिलते हैं, जैसे बोध गया का महानमन शिलालेख है, धनेश्वर खेड़ा का बुद्ध छवि शिलालेख है ना। तो इस तरीके के शिलालेख हमको मिलते हैं जो अधिकतर धर्म प्रचार के लिए भी शिलालेख लिखे गए थे। कुछ जो अब एग्जैक्टली स्तंभ लेखन, गुफा लेखन या शिलालेख, इन सबको हम कंबाइंड रूप में कह सकते हैं ये अभिलेख है। ठीक है ना, ये सब अभिलेख हैं। और शिलालेख, स्तंभ लेख या गुफा लेख, ये इसके प्रकार हुए। गुफा लेख माने गुफा में लिखा जो गया हो, स्तंभ यानी स्तंभ पर, शिला यानी कि पत्थर, बड़े पत्थर पे लिखा हो, तो ये सब अभिलेख कहलाते हैं या इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। और इन इंस्क्रिप्शंस की भी कुछ सीमा ये होती थी कि इनको पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं होता था। और कभी कभी ऐसे अगर जो अक्षर लिखे गए हैं उनका उभार इतने अच्छे से नहीं होता था कि उसको दोबारा पढ़ने में या आप ठीक से पढ़े तो नहीं समझ में आता था। और बीच बीच के अक्षर आजकल जो हम शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं वो अभिलेख, तो उनके बीच बीच के अक्षर मिट भी गए हैं, टाइम के अकॉर्डिंग होने से, इतने बहुत प्राचीन होने से मिट गए हैं। बहुत सारी इनको अभिलेखों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कोई पढ़ने वाले ही नहीं मिलते हैं कि किस भाषा में लिखे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी ज्ञान वाली चीजें निश्चय लिखी होंगी जो जिसको पढ़ लेंगे तो हो सकता है एक और नया हमको दायरा, हमें सोच का हमारा खुल जाए। और हमको हलमिदी में सबसे पुराना लेख मिलता है, अभिलेख जो सांकेतिक है, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी भी पढ़ा नहीं जा पाया है। सबसे ज्यादा हमें शिलालेख जो मिले हैं वो मैसूर में मिले हैं। संगीत संबंधित जो प्राचीन इंस्क्रिप्शंस हमें इंडिया में जो मिल रहे हैं, मोस्टली हमें कर्नाटक में मिले हैं, कुडुमिलाई में तमिलनाडु की गुफाओं में मिले हैं, उनके मंदिरों में जो चट्टाने हैं तमिलनाडु की, उस पर हमको बहुत सारे शिलालेख इन चट्टानों पर मिले हैं। और कहते हैं कि पूरा पूरा ग्रंथ छपा हुआ है उसमें। और कितना आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता होगा कि उसको उभारना या उकेरना ना। और कई सारी अभिलेखों में हमें नोटेशंस भी प्राप्त होते हैं, जैसे कई सारे नोटेशंस दिए हैं, 30 लाइंस हैं और 38 लाइंस, उसमें म्यूजिक का पूरा नोटेशन तक दिया है। तो इस तरीके का शिलालेख या अभिलेख या आप कह सकते हैं स्तंभ लेख हमारे संगीत के लिए बहुत महत्व रखता है। और इसको एपिग्राफी भी कहते हैं शिलालेखों को या इंस्क्रिप्शंस को। तो मुझको लगता है काफी हद तक इसका अध्ययन भी आप करोगे, या मान लो अगर मंदिरों के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप स्वरलिपि के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो इन शिलालेखों को देखना आपको पड़ेगा और इनका आपको स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये क्या लिखा है उसमें, कैसे क्या दिया हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या आपको क्या क्या चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार एक आपका और है टॉपिक म्यूजिकल पिलर्स में, आपको उसमें विषय में भी बता चुकी हूँ कि कुछ हमारे प्राचीन मंदिरों में अधिकतर, लेकिन साउथ में, नॉर्थ में नहीं, साउथ में अधिकतर हमें ऐसे पिलर्स मिलते हैं, मंदिरों के स्तंभ, जिनको कि आप अगर टच करें या उनके ऊपर थाप दें या उनको बजाएं
तो आपको सांगीतिक ध्वनियां प्राप्त होंगी वहां पर। ऐसे म्यूजिक पिलर्स, ऐसे स्टोन्स मिलते हैं कि अगर पत्थरों को आप टैप करेंगे या बजाएंगे उसको, तो सारे गामा पा धा नी इस तरीके के स्वर, पूरे के पूरे स्वर प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में लगभग 1000 स्तंभ हैं, जिनमें 5 संगीत में स्तंभ हैं। तो अब हम कभी भी किसी अपनी संस्कृति को अगर हम जानेंगे, तो हमें उसका इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और कर्नाटक के हम्पी में विजय विराट विटाला मंदिर में 56 स्तंभ हैं, और इसमें एक स्तंभ है जो मेन है, और 7 वो पिलर से घिरा हुआ है। तो 8 into 8 is equal to 56 ये पिलर्स हैं। और ये सारे गामा पूरी पूरी धुन निकाल, मतलब स्वर निकाल मिलते हैं इसमें, और घंटी की आवाज है, बेल्स की आवाज आती है उसमें। ये अधिकतर ये सब हमको जो पिलर्स मिले हैं कृष्णदेव राय के टाइम के बने हुए यहाँ से मिलते हैं। और इन पिलर्स को मुगल जो आए, मुगलों ने जब आक्रमण किया तो उनके लिए नई चीज थी। उन्होंने उसको जलाया, उसको अंग्रेजों ने भी बीच में से काट के देखा कि चेक करें कि ये है क्या, बट वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाए कि ये कैसे आवाजें आ रही हैं। और सारे जितने पिलर्स हैं वो सब एक साइज के हैं, सेम साइज के हैं। और ये पिलर्स अधिकतर ग्रेनाइट के हैं, जो प्राप्त हुए हैं जो। और इसमें अभी भी हमको अगर टच करें आपको, तो सारे हमको स्वर हमें मिलते हैं। ये बहुत एक आश्चर्य वाली बात है कि किस तरीके से ये बनाए गए, कैसे क्या किए गए। और इसके जो टाइप्स हैं, ये टैपिंग एक पिलर्स है, एक ब्लोइंग पिलर्स। ब्लोइंग मतलब आप उसमें फूके उन पिलर्स में तो आवाजें आती हैं, या आप इसको टैप करें, बजाएं, तो हमको आवाजें आती हैं। और ये सभी मानव निर्मित हैं, कोई ऐसा नहीं कि पुराने प्राकृतिक रहे हों, बट ये सब मानव निर्मित हैं। और ये कहते हैं कि जब पूजन होता था मंदिरों में, तो पूजन के समय ये पिलर्स का प्रयोग होता था पूजन के समय। और ये सारे पिलर्स सॉलिड ग्रेनाइट के बने हुए हैं। हाँ, ये पिलर्स ऊपर से ऊपर जो है इन पिलर्स में बहुत नक्काशी भी की हुई है, और कई सारे ग्रुप्स में है। जैसे कि 3 पिलर्स हैं, या 5 पिलर्स के ग्रुप है, या 7 पिलर्स के ग्रुप है। 7 यानी कि 7 स्वर निकाल रहे हैं, और बड़े खूबसूरत नक्काशी की हुई है उसमें। और पूरा पतले से हैं, ऊपर से पतले नीचे होते के आते हैं। और जब जिस समय मंदिरों का में मंत्र का उच्चारण होता था या पूजन होता था, उस समय जब पूजा होती थी, उस समय इनका पिलर्स का प्रयोग होता था। और ये अधिकतर हमें तमिलनाडु में, या आंध्रा में, या कर्नाटका है, केरला, यहाँ पर अधिकतर हमको मिलते हैं पिलर्स। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरला में, वहां पर हमको पिलर्स ये मिलते हैं। विट्ठल मंदिर कर्नाटक में जो है, विजय विट्ठल मंदिर, वो उसमें भी बहुत सारे हमको पिलर्स मिलते हैं। कुछ पिलर्स हमारे मीनाक्षी टेम्पल में है। कांचीपुरम पेरुमल टेम्पल है तमिलनाडु में, वहां पर हमको काफी ये पिलर्स प्राप्त होते हैं। तो अधिकतर जब गायन के समय या मंत्रोच्चारण के समय जब इन सबका प्रयोग होता था बजा बजा के उस समय, क्योंकि वर्शिप के लिए इन पिलर्स का प्रयोग होता था। इसी प्रकार जो मैंने आपको बताया था कि स्टोन्स, अधिकतर स्टोन्स कुछ हमको प्राप्त होते हैं, वो भी मोस्टली हमको तमिलनाडु में ही अधिकतर मिलते हैं, साउथ में बहुत मिलते हैं, या कन्याकुमारी में हमको मंदिरों में, टेम्पल्स में हमको मिलते हैं। दारासुरम का एतावतेश्वर मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, वो अल्तितारू नगरी में
7 स्वरों के पत्थर मिलते हैं। विजयनगर शासन के दौरान अधिकतर ये पत्थर उस तरीके से तराश के बनाए गए हैं। आपको संगीत में पत्थर इसको कहते हैं म्यूजिकल स्टोन। इनको हम लिथोफोन भी कहते हैं, विदेशों में इनको लिथोफोन भी कहते हैं। तो ये लिथोफोनिक स्टोन्स कहते हैं। जब इनके ऊपर आप टैप करेंगे तो बजने पर घंटी की तरह गूंजती है। और कुछ इसमें प्राकृतिक भी हैं, तो आप इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो। स्टोन्स के ऊपर या म्यूजिकल पिलर्स के ऊपर भी हमारा एक रिसर्च हो सकता है कि इन पिलर्स का क्या रोल था, कैसे इनका निर्माण हुआ और क्या इसका महत्व रहा संगीत में। एक ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा, म्यूजिकल पिलर्स का क्या रोल है। लेकिन नेचुरली आपको वहां जाना पड़ेगा और उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक, एक नया टॉपिक देखिए आपको मिला कि संगीत में या संगीत के लिए म्यूजिकल जो संगीतिक पिलर्स हैं या म्यूजिकल स्टोन्स हैं, ये कैसे क्या है, इनके ऊपर आप पूरा एक स्टडी अपना आप इसके ऊपर कर सकते हो। और या तो आप कोई भी चीजें आपको लेना पड़ेगा, तो इन सब चीजों को आपको स्टडी तो करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कि किस तरीके से हमको इन सब चीजों का अध्ययन करने से कैसे क्या हमारे हमारे अध्ययन के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और जो हम कभी स्टडी कर रहे हैं तो हमको इनको कैसे, इनके आधार पर हम अपना शोध कार्य कर सकते हैं। क्योंकि शोध कार्य के एग्जैक्टली आपको अब तो आपका सिनॉप्सिस फॉर्मेशन का स्टार्टिंग हो गया होगा। और मेरे ख्याल से शोध जिस संगीत कला में कैसे शोध होता है, इसके ऊपर भी आप काफी हद तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि अन्य विषयों की तरह ये जरूरी नहीं है कि संगीत के क्षेत्र में जो शोध कार्य है वो आपको जैसे कि और साइंस सब्जेक्ट्स का है, आपका एक्सपेरिमेंटल होता है ना। तो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट होना इसका नहीं है संभव, लेकिन प्रत्येक विषय की अपनी जो मौलिक स्वरूप होता है, उसके हिसाब से उसकी जो शोध की जो प्रविधि है, हम कह सकते हैं, वो एकदम अलग अलग होता है। जैसे कि आप रूपरेखा बनाएंगे, है ना, या भूमिका बना रहे हैं, फिर शोध का कैसे, उसका क्या प्राकथन लिख रहे हैं, उसका कैसे क्या क्या वर्गीकरण है उसके अंतर्गत, क्या विश्लेषण करना है आपको, किन सामग्रियों का संकलन करना है, और क्या आपका निकला ग्रंथ सूची क्या है, आपका उपसंहार क्या है, संदर्भ ग्रंथ क्या है, इन सबको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। सब चीजों के ऊपर आपको प्रकाश डालना पड़ेगा। कुछ जो शोध होते हैं, शोध को आप कर सकते हो, कुछ आपका पास से संबंधित होते हैं, है ना, या कुछ आप जो एट प्रेजेंट चल रहा है इसके ऊपर भी आप कार्य कर सकते हैं। कुछ आपका जो शोध कार्य है आपका फ्यूचर से संबंधित हो सकता है। क्लियर हो रही ना चीजें ये कि क्योंकि हमारा परंपरागत रूप से जो हमें संगीत की हमारी धरोहर है जो हमको मिली है, उसको संभाल कर रखने के लिए और उसमें आगे क्या नवीनता ला सकते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें शोध कार्य चलता रहे। और हम अपने कभी भी जो पास्ट को जाने बिना हम अपनी जो हमारा प्रेजेंट है उसका हम सही आकलन नहीं कर सकते। और हम जब वर्तमान का ही जब हम बेस लेंगे, आज जो है जो भी ज्ञान है उसी बेस पर हम फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए भारतीय संगीत के जो हम कह सकते हैं क्षेत्र में या इंडियन म्यूजिक का जो एरिया है, इसमें जो हम रिसर्च करेंगे उसके इसी से ही हमारे देश की हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है तभी विकसित होएगी, है ना। क्योंकि अनुसंधान की जितनी आवश्यकता हमें आज है, वो हमेशा उसकी उपयोगिता जो है, आप जो भी निकालोगे, जो भी आपका अनुसंधान निकलेगा, समाज के सामने देखो आप रखोगे, तो
आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना, इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि फर्दर वो जब कभी काम करेगी तो आपके जो आपने शोध कार्य किया है, जो निष्कर्ष निकाले हैं, उसी बेसिस पर वो पुनः आगे का कार्य करेंगे। तो संगीत के लिए जो इम्पोर्टेंस है हमारे, किस चीज के ऊपर रखा जाए, क्या टॉपिक लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। शोध कार्य का जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपका टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक पर बहुत ज्यादा कार्य ना हुआ हो, अगर हुआ भी है तो उससे अलग हटकर हमें कार्य करना होगा। ये इसके एक गाइडलाइंस होती हैं कि ये नहीं कि एक ही टॉपिक पर आपने हो, उसमें कुछ नवीन, कुछ नयापन आपने क्या लाए, कि आप क्या नया, क्या आप कार्य में शोध आप कर रहे हैं, है ना। मध्य के काल के बाद में आप कुछ देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंस हम ले सकते हैं मध्यकाल पर। मध्यकाल में ले सकते हैं कि कैसे संगीत में कैसे क्या डेवलपमेंट्स हुए, या क्या समस्याएं रही, या कुछ आप घराने के ऊपर ले सकते हो काम, कि घरानेदार संगीत पद्धति जो थी, भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति, उसकी अपनी अलग विशेषता है घराना। और इन घराने का जो एजुकेशन लाइन में क्या प्रभाव पड़ा, क्या वो संगीत शिक्षा प्राप्त करने की श्रृंखला जो कि परंपरागत रूप से चली आ रही थी, तो क्या हम जब यूनिवर्सिटी में म्यूजिक आया या जो स्कूल्स में म्यूजिक आया, तो इसमें क्या चेंजेस आए, इसके ऊपर भी आप कार्य कर सकते हैं। या इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट क्या था, किस तरीके से पहले शिक्षा दी जाती थी, या फिर घरानेदार शिक्षण पद्धति जब प्रारंभ हुई तो उस वक्त क्या टेक्निक्स थी, किन आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। और जब घराने शिक्षण पद्धति के अलावा जब आज एजुकेशन लाइन है या एजुकेशन फील्ड में संगीत की शिक्षा दिया जा रहा है, तो क्या क्या चेंजेस आए, इसके ऊपर भी आप शोध कार्य आप इसका हो सकता है ना। जैसे कि आप दिखा सकते हैं कि घरानेदार पद्धति में तो गुरु शिष्य परंपरा जिस तरीके की थी, तो गुरु जो सिखाते थे शिष्य को हूबहू वो याद करना पड़ता था, और वैसे ही उनको शिक्षण ग्रहण करना पड़ता था, उसमें चेंजेस अलाउ नहीं थे। लेकिन आज की जो शिक्षण पद्धति है या कॉलेज की शिक्षण पद्धति है, तो उसमें एक सिलेबस होता है पर्टिकुलर, वो उसको फॉलो करना होता है। और एक टीचर से सीखकर जरूरी नहीं उसी टीचर की जो गायन शैली है या वादन शैली हूबहू वो स्टूडेंट करे, नहीं, उसको बहुत से चेंजेस अपने ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर वो डिफरेंट चीजें देखता सुनता है। तो और उन सब चीजों का प्रभाव जो है उसके मस्तिष्क पर और उसकी गायन पे या उसके वादन पे, मतलब संगीत जो उसका ज्ञान है वो बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत उसको रास्ते मिल जाते हैं जिसके में अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी तुलनात्मक एक अध्ययन आप कर सकते हो कि उस समय कैसा था और आज का किस तरीके से है, या आप घराने का ही आपको लेना है तो आप इस तरीके से भी टॉपिक देखा जा सकता है कि घराने की जो आपको जाना पड़ेगा डिटेल में, पूरी बुक्स का आपको स्टडी करना पड़ेगा, लाइब्रेरीज जानी पड़ेंगी, और किस तरीके की उस वक्त घराने जिस वक्त हुए उस समय राजनीतिक स्थितियां क्या थी, कैसे घराने उत्पन्न हुए, इसको स्टडी करने के लिए नेचुरली आपको हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी। उस समय का राजनीतिक क्या था, स्थिति या सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, इकोनॉमिकली क्या था, इन सब चीजों का आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो संगीत के साथ साथ हमें उधर भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या और एस्पेक्ट से जो हमें इसको संगीत को इफेक्ट किए। इसी तरीके का एक आपको दे सकते हैं कि फिल्मी संगीत में कितना हुआ, चित्रपट संगीत जो आपका रहा उससे जुड़ाव क्या है शास्त्रीय संगीत में और फिल्मी संगीत में,
ये भी एक आप टॉपिक ले सकते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में जो अनुसंधान के जो आयाम कहना चाहिए वो बहुत सारे हैं। आप किसी भी विषय पर आप कार्य कर सकते हैं, जैसे कि साहित्य, है ना, या इतिहास है आपका, उससे ले सकते हैं, या धर्म को ले सकते हैं, या दर्शन आप ले सकते हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या है, या मनोविज्ञान ले सकते हैं। इन सब से भी बहुत कुछ हमको संगीत का क्या संबंध इन सब सब्जेक्ट से, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। संगीत और ध्यान का क्या संबंध है, मेडिटेशन कैसे संगीत से होता है। तो कई सारी चीजें होती हैं इसमें। और हाँ, ये अवश्य कि विषय को जो कठिनाई होती है सामने आती हैं, जैसे कि शोधार्थी को विषय सबसे पहले होता है कि विषय निर्वाचन में, सब्जेक्ट के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, क्योंकि संगीत विषय में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जितनी हैं, अभी तक एग्जैक्टली कहना चाहिए शोध कार्य की बहुत टू द पॉइंट विषय सूची हर जगह से अगर हर यूनिवर्सिटीज की हमको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि हमको उस कितना कौन किससे यूनिवर्सिटीज में क्या क्या शोध हुए हैं कार्य। और आप जाओगे तो लाइब्रेरीज में उस एक कॉपी भी रखी जाती है थीसिस की। कभी आपको अगर कंसल्ट करना हो तो आप उस थीसिस की कॉपी निकलवा कर आप उसको पढ़ सकते हो कि कैसे क्या टॉपिक पे क्या कार्य हुआ है, और जो उस टॉपिक पे कार्य नहीं हुआ है तो आप उस चीज को ले सकते हो, है ना। इसलिए विषय एक तो सबसे बड़ा टॉपिक ये आता है कि हमें विषय की जो सिलेक्शन है वो ऐसा हो कि कहीं उस पर कार्य ना हुआ हो, है ना। हाँ, एक प्रॉब्लम और ये आती है कि जैसे प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं तो म्यूजिक में प्रोजेक्ट्स होने चाहिए इस तरीके से। इस पे भी चिंतन हो सकता है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स लिए जाएं, जैसे और सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स चलते हैं। सामूहिक कार्य संगीत के विषय में क्या संभव हो सकता है कि ऐसा यहाँ पे हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है कि कोई एक हम टॉपिक लिए हों उस पर सामूहिक रूप से हम कार्य कर लें। ऐसा संगीत के विषय में मेरे ख्याल से सभी विभाग हम लोग सभी उदासीन हैं कि एक सामूहिक रूप से कैसे एक्सपेरिमेंट जैसे कोई होता है तो देखते हैं कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कार्य कर रहे हैं उस पर। क्या संगीत में ऐसा संभव है? क्या किया जा सकता है? संगीत के संबंध में हमको कोई एक चीज हम और बताना चाहेंगे आपको कि कोई हमको बहुत डिटेल्ड में हमें कोई इसका वोकैबुलरी नहीं प्राप्त होती है। कुछ बुक्स अवेलेबल हैं कि जिसमें वोकैबुलरी दी हुई है, लेकिन उस वोकैबुलरी में भी इतना नहीं डिटेल में दिया है कि संगीत का एक एक पक्ष उसमें दिया गया हो, क्योंकि बहुत वाइड है, बहुत डिटेल है। तो एक उच्च स्तरीय कार्य करना इसमें भी अभी बहुत डिटेल जरूरी, क्योंकि कोई चीज आप शोध कार्य कर रहे हैं और आपने ग्रंथ पढ़ा कोई या स्टडी करी तो और कोई पर्टिकुलर शब्द आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसकी, तो हमें कोई संगीत की ऐसे वोकेबुलरी नहीं मिलती है, डिक्शनरी नहीं इस तरह से प्राप्त होती बहुत डिटेल में कि हमको वो शब्द मिल जाए। हाँ, कुछ विद्वान लोगों ने संगीत की डिक्शनरी भी स्टार्ट करी है, लिखा है उसमें, स्टार्टिंग तो हो गया इस कार्य में, लेकिन अभी हमको इसमें एक बहुत विस्तृत रूप से कार्य इसमें अभी भी होना इसका बाकी है। और जहां तक मैं एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, है ना, संगीत के जो क्रियात्मक पक्ष है उस पक्ष के शोध को वरीयता नहीं दी गई है। अधिकतर थ्योरेटिकल दिया जाता है, शास्त्रीय। और कभी कभी अगर नया कोई टॉपिक डिस्कस करा जाए या कहा जाए तो हमारे संगीत के लोग ही उसका बोल देते हैं कि क्या करेंगे। जैसे संगीत चिकित्सा के विषय में मैंने कई लोगों को बोला कि इसके ऊपर काम बहुत हो सकता है, लेकिन कुछ विद्वानों कहते हैं कि संगीत चिकित्सा में कुछ नहीं है, उसको डिमोरलाइज थोड़ा कर देते हैं। ये थोड़ा अवेयरनेस की मुझे लगता है आवश्यकता है कि संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया जा सकता है, और नॉर्थ साइड में संगीत चिकित्सा पे कार्य नहीं हुआ है, ना के बराबर कार्य हुआ है।
जैसे हमने जब क्लास लिया था आप लोगों का, तो पता था कि किस तरीके से आप इस पे कार्य कर सकते हैं, कि किसी पर्टिकुलर राग पे ले सकते हैं, कि सर दर्द हो रहा है या डिप्रेशन है, उस समय किस तरीके का संगीत हमको अधिक फायदा करेगा, इस पे कार्य किया जा सकता है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना। तो शोध कार्य अधिकतर हम थ्योरेटिकल जा रहे हैं, अधिकतर थ्योरी का, ठीक है, वो उसकी भी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, लेकिन हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी तो देखें। अगर हम मतलब आप एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट उसको देखें, कि प्रैक्टिकल उसके प्रयोगात्मक रूप से उसका क्या क्या संगीत के जो प्रयोगात्मक पक्ष हैं उनका भी बहुत जरूरी है। अगर इस बंदिशों का संकलन किया है करना भी एक नई चीज है, तो इस पे भी कार्य किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, और इसको हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। कई सारी जो बुक्स हैं, वो हमारी यूजीसी की जो संगीत संबंधित जो बुक्स हैं, उसकी एक प्रकाशन की योजना भी एक होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, म्यूजिक में जो हमने का एक्सपेरिमेंटल काम किया जाए, तो इनकी प्रयोगशालाएं नहीं है, कहीं पे भी संगीत की प्रयोगशाला नहीं है। अगर फिजिक्स का आदमी या साइंस का आदमी कहीं कोई जाकर कार्य करता है तो उसके पास एक प्रयोगशाला है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे संगीत से संबंधित कहीं भी कोई प्रयोगशाला नहीं है। ये एस्पेक्ट इसका बहुत हल्का है, क्योंकि जहाँ पे सारे साधन हों, यंत्र हों, या रागों के ऊपर प्रयोग किया जा सकते, या वाद्य दिए गए हों जिनके बेसिस पर नए वाद्यों का निर्माण किया जा सके, ऐसी चीजें होना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, और हम सबको इस एरिया में काम करने की बहुत जरूरत है। सब जरूरी है कि किताबों का संकलन किया जाए। तो इस तरीके से कुछ शास्त्र पक्ष से संबंधित समस्याएं हमारे सामने आती है, तो क्रियात्मक पक्ष की भी समस्याएं हमारे समझ में आती हैं, शिक्षण पक्ष से संबंधित भी अनेक समस्याएं हमको प्राप्त होती हैं। तो जो शोधार्थी है, जो एक काम कर रहा है, उसको संगीत के प्रयोगात्मक और शास्त्र शोध का उसको वरीयता भी मिलनी चाहिए, और उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसके कार्य को। जो प्रैक्टिकल कार्य क्षेत्र में जो शोध कर रहे हैं शोधार्थी, उनको भी कलाकार से कैसे भेंट करें, साक्षात्कार, इन सब के लिए कुछ उनको बैकग्राउंड, उनको हेल्प मिलनी चाहिए। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, इतने बड़े बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट होते हैं, कि जिनसे हम शोध कार्य जो कर रहा है वो संभव ही नहीं है उनसे बातचीत कर सके। तो कोई मान लीजिए किसी घराने की बंदिशों पे कोई कार्य कर रहे हैं, अब उस घरानेदार गायक जो हमारे पास हैं उनसे हम कैसे कांटेक्ट करें, क्या हर एक व्यक्ति इतना दूर दूर है, कुछ उनसे कैसे हम उनसे जाकर उनसे साक्षात्कार कैसे ग्रहण कर सकें, इन सब चीजों के लिए भी एक मुझे लगता है समस्या हो जाती है, कि कैसे अवेलेबल हो पाए वो लोग हमसे हमारे लिए। तो ये शोध कार्य के लिए कैसे कार्य आप करो, तो ये सब समस्याएं इसमें आती हैं। कंप्यूटर है, आप बुक्स का है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है संगीत के क्षेत्र में। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, ये अनुसंधान में, क्योंकि रिसर्च एग्जैक्टली है क्या, रीसर्च दोबारा उसको स्टडी करो, सूक्ष्म सूक्ष्म अध्ययन करो, है ना। संगीत में समाज में संगीत का क्या स्थिति है, क्या महत्व है, संगीत के माध्यम से हम समाज को कैसे देख सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, इन सब कार्य के लिए संगीत का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आपको शोध कार्य में आप नए नए चीजें निकाल सकते हैं। तो ये मैं आज जो चीजों पे मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, किसी को कोई प्रश्न, कुछ चीजें क्लियर करनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, या कुछ समझना चाहते हो आपको, तो आप हमसे बात कर सकते हो, किसी को कुछ पूछना हो,
या आपको एक मैम से बात हो रही थी आपकी कि वो कह रही थी कि किसी टॉपिक पर आपको कैसे लिखो, आप किसी टॉपिक पर, इसके विषय में मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको एक चीज क्लियर हो जाए। जैसे कि संगीत में बंदिशें आप ले सकते हो। तो अगर आपको कोई लिखना है इस पे कार्य, कहीं पब्लिकेशन के लिए आपको कुछ लिखना है, तब भी आप इस पे कार्य पे कर सकते हो। आर्टिकल अगर आपको लिखना है तो कैसे आप आर्टिकल लिखो। तो जैसे कि बंदिशें आपने ले ली कि संगीत में बंदिश है ना, या गायन में बंदिशों का महत्व। तो अब सबसे पहले आप बताओगे कि बंदिश क्या होती है ना, आदर्श बंदिश क्या है, तो बंदिश का अर्थ क्या होता है, पहले ही आप बताओगे कि बंदिश होती क्या है ना। किसी भी चीज को अब नेचुरली हम जब बात करते हैं बंदिशों के लिए, छंद कहते हैं कि स्वर, पद, ताल, ये राग भाषा, ये छंद गति, इनका जो सम्मिलित रूप होता है, ये भाव प्रधान गीत बंदिश ये कहलाती है। या हमारे संगीतज्ञ बंदिश को, चीज को बंदिश कहते हैं। जैसे कि किसी भी रचना को जब, या कविता को जब हम स्वरों के वर्णों में या ताल में हम बांध देते हैं, किसी धुन में बांध देते हैं, दैट इज कॉल्ड बंदिश। अब बंदिश तैयार करने के लिए क्या आवश्यक मूल तत्व होते हैं, जैसे कि एक प्रपोर्शन होना चाहिए, है ना। प्रपोर्शन यानी कि जिस स्वर से राग के मौलिक रूप को क्षति ना पहुंचे, ऐसे स्वर का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना कि किसी क्षति पहुंच जाए, ऐसे स्वर नहीं लेने चाहिए। राग को जो उभारते हैं, जो स्वर है, इंपॉर्टेंट स्वर है, उनके आधार पर बंदिशों का रचना होना चाहिए। ऐसे सिमेट्री है कि कैसे उठान कहाँ से होनी चाहिए बंदिश की, ताल योजना कैसी रहे इसकी, ये सब मूल तत्व इसके बंदिश के होते हैं। कि उसमें भावात्मक उसका महत्व भी होना चाहिए कि राग के को खींच के वो बंदिश ऐसी हो कि पूरे राग को खींच दे, एक पूरे राग की स्केच बना दे। तो वो बंदिश बहुत महत्वपूर्ण हो, वही कहलाएगी। उसी बंदिश को एक सही बंदिश या खूबसूरत बंदिश वो कहलाती है, जिसमें ताल की भी लयकारी भी है, स्वर भी है, और स्वर सौंदर्य भी है, और जो पर्टिकुलर राग की बंदिश है उसको वो पूरा राग उससे खींच कर आ जाए। अगर बंदिश गाने से समझ में आ जाए कि ये राग की ये विशेषताएं हैं, वो एक बंदिश अच्छी कहलाती है। तो आपको इन सब चीजों का नॉलेज भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो बंदिश, अब बंदिश को का अर्थ आप लिखोगे, बंदिश किसे कहते हैं, बंदिश की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर बंदिश जो है वो गायन की बंदिश कैसी है, वादन की कैसी है, नृत्य में बंदिश का क्या महत्व है, बंदिशों में स्वर का क्या इंपॉर्टेंस है, ताल का क्या इंपॉर्टेंस है, लय का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब बंदिशों को, अब अगर मान लीजिए आप बंदिश का अर्थ ही बताएंगे तो कई सारे अर्थ बताए गए हैं, जैसे कि बांधने की क्रिया को बंदिश कहते हैं, या छंद की रचना, या कोई योजना बना लेना, या प्रबंध या व्यवस्था करना, इन सबको बंदिशें कहलाना। तो इस तरीके से बंदिश की क्या भूमिका है। अब हर तरह की बंदिश है, ध्रुपद की बंदिश अलग होगी, ख्याल की अलग होगी, नृत्य की अलग होगी, ठुमरी की बंदिश अलग होगी। इन सब बंदिशों को अब आप एक एक चीज के ऊपर डिटेल स्टडी करोगे, तो ये कोई भी चीज के ऊपर अगर आपको स्टडी करना होता है तो डिटेल में इस तरीके से, ख्याल की बंदिश कैसी है, ध्रुपद की कैसी है, उसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, इस संगीत में क्या बंदिशों का महत्व, इस तरीके के ऊपर आप भी ले सकते हो, है ना। कोई एक राग पर आधारित है बंदिशें, या घराने के ऊपर आप ले सकते हो, फला घराने की बंदिश कैसी है, इस तरीके की। तो ये एक डिटेल में हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत में इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास कार्य करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि केवल रिसर्च वही नहीं है कि आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ले लो, उसका प्रैक्टिकल भी हमको देखना बहुत आवश्यक है कि संगीत के क्षेत्र में क्या क्या हमारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, है ना, क्या समस्याएं आती हैं संगीत को सिखाने में,
ये ले सकते हैं। संगीत के सिखाने में क्या समस्याएं आती हैं, और एक लैब होना इसके लिए बहुत मुझको लगता है आवश्यक है। यह समाज में संगीत का क्या उद्देश्य है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो कि भाई समाज में संगीत का क्या उद्देश्य है, कैसा समाज है, कैसे क्या है, इसके ऊपर भी आप एक डिटेल में कार्य कर सकते हैं। या विद्यालयीन शिक्षा है, और या संगीत का क्या भविष्य है, इस पे आप कर सकते हो। कोई भी एक टॉपिक आप लेकर उसको स्टडी, एंड देन या वाद्य यंत्रों में है उनका विकास कैसे हुआ है, पहले क्या वाद्य यंत्र थे, कैसे थे, कैसे कैसे विकास हुआ है, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। या पाश्चात्य संगीत और हमारे भारतीय संगीत, इनमें कैसे क्या संबंध, कैसे क्या आप देख सकते हो, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो, या गीत के ऊपर ले सकते हो। तो ये गीत रचना के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, इस तरीके से लेके आप कार्य कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने समाज में संगीत का क्या उद्देश्य है, ये भी आप ले सकते हो कि भाई भारत जो है सदैव संगीत का उपासक रहा है ना। और हमारे मनुष्य जो है, मनुष्य की भी जो है समाज में ही तो रहते हैं, उनको समाज से अलग तो कर नहीं सकते, और जो कलाकार है वो भी समाज का ही तो एक पार्ट है। तो किस तरीके से, इस तरीके से इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, ये भी इंटरडिसिप्लिनरी भी कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना हो या कोई चीज टॉपिक पे आप जाना चाहो तो मैं ले सकती हूँ। नृत्य के ऊपर आप ले सकते हो कि शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं। नृत्य होता क्या है, उल्लास में या खुशी में जब व्यक्ति हाथ पैर दर चलाता है, अपने भावों के अभिव्यक्ति करता है, पैर के संचालन करता है, मुद्राओं के संचालन करता है, और अपने एक्सप्रेशंस प्रस्तुत करता है, अपने मनोभावों को व्यक्त करता है, और श्रोताओं को जब उससे सुख की प्राप्ति होती, आनंद की प्राप्ति होती, तो वो एक नृत्य है। ठीक है ना। अब नृत्य कितने प्रकार का होता है आपको पता ही होगा, नृत्य के टाइप्स भी पता होने चाहिए कि शास्त्रीय नृत्य है, फिल्मी नृत्य है, उपशास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, सूफी नृत्य है, जो आजकल सूफी नृत्य भी बहुत कॉमन हो गया है, प्रचार में है, भक्ति संगीत, भक्ति नृत्य है ना, भजन पे नृत्य करना हो गया। अब शास्त्रीय नृत्य जो तुम्हारे है, वो शास्त्रीय नृत्य हमारे कई जो प्रदेश पर आधारित हैं, जैसे कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, है ना, और मोहिनी अट्टम, कितने सारे नृत्य हैं हमारे ये। और कथक, क्योंकि हम यूपी के हैं तो कथक नृत्य हमारा शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे कथक के विषय में। और कथक जो है ये हमारे 3 मुख्य घराने रहे हैं। इसका प्रारंभ में स्टार्टिंग जहाँ हुई है, कहते हैं कि भगवान शंकर ने नृत्य प्रारंभ किया। महिषासुर का जब उन्होंने मर्दन किया, महिषासुर मर्दनी दुर्गा माता से भी संबंधित है, लेकिन हमारे को इसमें त्रिपुरासुर राक्षस का जब वध किया भगवान शंकर, उस समय से हमारा कथा भगवान कि भगवान कृष्ण से संबंधित हमारा नृत्य रहा है। कि भगवान कृष्ण के अभी भी आप अगर आप देखो तो भगवान कृष्ण का जो नटवरी नृत्य है वो हमारा बहुत प्रसिद्ध है रहा है, नटवरी नृत्य। और अभी भी अगर हम भगवान कृष्ण का नटवरी नृत्य देखें तो हमारा कथक में जो हमारा टुकड़े हैं
ये तो वो वहां से जो रासलीला भगवान कृष्ण करते थे उससे संबंधित हमारे टुकड़े अभी भी हमको प्राप्त होते हैं। जैसे कि जब तिगिदा तिगिदा दिग दिग थुन थुन, ये सब शब्द अभी भी हमको तत् तत् थुन थुन तीदा दिदिक, ये सारे टुकड़े अभी भी अगर हम रास देखें, रासलीला, तो उसमें भी अभी हमको प्राप्त होते हैं। तो हमारी रासलीला और कथक नृत्य का पुराना संबंध रहा है। तो नृत्य हमारा धार्मिक उसका उत्पत्ति का धार्मिक ये पक्ष हमको है कि, और आध्यात्म की उन्नति के लिए भी नृत्य बहुत, एक गायन वादन नृत्य तीनों एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत सशक्त माध्यम रहे हैं हमारे अभी भी। कि अगर हम गायन है देखा जाए या वादन देखा जाए या अथवा नृत्य देखा जाए, तो तीनों एक माध्यम है ईश्वर की ईश्वरीय सुख की प्राप्ति के लिए। और जो रस है, निष्पत्ति होती है, जो हमारा संगीत तो ऐसी चीज है कि जो कलाकार है वो खुद तो सुखी होते ही है, अपने कला से वो श्रोताओं को और सुख प्राप्त देता है, सुख देता है। हाँ, मैं कथक नृत्य के बारे में बता रही थी, तो इसके 3 घराने मुख्य हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना। ठीक है। लखनऊ घराना पंडित बिरजू महाराज जी अभी जो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका लखनऊ घराना जो अंग जिसका कल का दिन अच्छा लच्छू महाराज जी, बिंदादीन महाराज जी, जिनकी ठुमरियां भी बहुत उन्होंने लिखी है, बिंदादीन महाराज जी ने ठुमरियां कई सारी। तो वो घराना अपना अंग संचालन के लिए, सॉफ्टनेस के लिए, भाव के लिए कहना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध है लखनऊ घराना। और जयपुर घराना जो है, जयपुर घराना वो अपनी तैयारी के लिए, है ना, फुटवर्क के लिए बहुत मशहूर था। अभी भी फुटवर्क जयपुर का देख लिया जाए और जो तैयारी देखी जाए जयपुर की, स्पेशली चक्कर, या जयपुर में क्या होता था, मंदिरों में नृत्य जो होता था जयपुर में, वो तलवार के ऊपर भी नृत्य करना, या बताशे या रंग के ऊपर गुलाल बिछा दिया मंदिर में और उसके ऊपर नृत्य करा, करते 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 वो पूरा मोर बना देते थे। इस तरीके का नृत्य भी मैंने देखा है बचपन में, इस तरीके का नृत्य, कि वो नृत्य का सम पर आना, या हमारे प्राचीन जो नर्तक हुए हैं वो ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने डांस किया है और अपना डांस करते करते जब सम आया, सम पर नारियल फेंका गया, सम पर राजा ने नारियल फेंकवाया, और जब राजा जो कहते थे जितने की इतने टुकड़े हो नारियल के, तो उतने ही टुकड़े होते थे। ये साधना पुरानी होती थी हमारी। और तीसरा एक हमारा था बनारस घराना, जिसके सितारा देवी जी, गोपी किशन जी हुए। वो एक अंग था जो पूरा प्योर कथा, प्योर नृत्य के बोल वहां पे नाचे जाते थे। और एक चौथा घराना और हुआ है हमारा, रायगढ़ घराना, लेकिन वो इतना नहीं चला। ये 3 मुख्य हमारे लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना ये कथक के रहे हैं। और कथक भी भाव प्रधान अपना गत इसमें कुछ टुकड़े होते हैं, और कुछ प्योर जो नृत्य पक्ष होता है उसमें परन, टुकड़े, आमद, सलामी, ये सब प्रस्तुत किए जाते हैं। फुटवर्क कथक का बहुत मशहूर है, फुटवर्क में चक्कर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और हमारा भारतीय नृत्य अगर हम कहेंगे तो भारतीय नृत्य की एक खासियत ऐसी है जो विश्व के किसी और नृत्यों में नहीं मिलती है। भारतीय चाहे हमारा लोक नृत्य हो, चाहे हमारा शास्त्रीय या उपशास्त्रीय नृत्य हो, हमारे जो घुंघरू की परंपरा है, ये घुंघरू की परंपरा हमें कहीं नहीं प्राप्त होती है, जैसे घुंघरू हमारे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं ना। तो ये चीजें हमको हमारे शास्त्रीय नृत्य को, हमारे शास्त्रीय संगीत की कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो पूरे संपूर्ण विश्व में हमारे संगीत को उसने अपना जो एक कहते नहीं, एक झंडा गाड़ रखा है हमारे संगीत ने। तो हमारे संगीत में और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा संगीत सोहनता सुखाए तो भाई, हमारा संगीत एक आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य साधन रहा है। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि संगीत में शोध के लिए हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि शोध हो रहा है, कोई नई चीज निकाल रहे हैं, तो इन सब का
क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इस पे काम होना बहुत जरूरी है, जो बिल्कुल नगण्य है हमारे यहाँ कोई भी इस पे कार्य करना नहीं चाहता, सिर्फ हम संकलन कर लेते हैं। उसका प्रैक्टिकल क्या चीज है, वो चीज जब तक हम सामने नहीं रखेंगे तो वो काफी हद तक चीजें अधूरी ही रहती चली जाएंगी। और किसी को कुछ अगर प्रश्न करना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपको कुछ समझने में, तो आप हमसे पूछ सकते हो। सबको सब चीज क्लियर है क्या? इसी प्रकार एक आपका मैंने म्यूजिक थेरेपी पे भी बात किया था। क्या मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग को? जी मैम आ रही है। कंफ्यूजन कुछ पूछना हो, कहीं कुछ अटक रहा हो कोई चीज, ब्रशिंग तो मैंने पूरी कोशिश किया सारे टॉपिक्स पे मैं कर दूं, तो कुछ कोई चीज आप अगर लेना चाहो, कोई टॉपिक। मेरे मन में क्वेश्चन आया था, वोकल का स्टूडेंट डांस में काम कर सकता है जैसे बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप संगीत के स्टूडेंट हो ना, म्यूजिक के, आप म्यूजिक के स्टूडेंट हो ना, सोशियोलॉजी के हो, साइंस के हो, किसके हो? तो संगीत क्या है? गायन, वादन, नृत्य, तीनों चीजें हैं ना। तो हम ये चीज भी बहुत अच्छी तुमने बेटा बोली। हम आजकल क्या होता है, म्यूजिक एंड डांस, ये बड़े गलत चीज है। मैं बराबर इसको विरोध करती हूँ। संगीत तो और नृत्य नहीं, संगीत तो पूरा गायन वादन नृत्य का तीनों का चीज ही है, सम्मिश्रण ही है। हम शुरू से रटते हुए चले आ रहे हैं, गायन वादन नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तो म्यूजिक एंड डांस क्यों कहते हैं उसको? हाँ, म्यूजिक एंड डांस नहीं, हाँ वोकल इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस ये चीज हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिग्री मिल रही है म्यूजिक में, पीएचडी इन म्यूजिक, तो आप किसी भी टॉपिक पर, नृत्य पे या गायन पे या वादन पे, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं और लेना चाहिए। आपको ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, जो वाग्यकार हुआ करते थे हमारे संगीत के पहले पुराने लोग, और आज भी आप देख लो जो घरानेदार लोग हैं। महाराज जी का तुमको एग्जाम्पल देते हैं, पंडित बिरजू महाराज जी का, है ना। मैंने और पंडित दुर्गालाल जी का, मैं दो लोग का तुमको एग्जाम्पल दूं, मैंने दोनों से, मुझे भगवान ने मुझको इतना एक सौभाग्य दिया मुझे कि मैंने इन दोनों लोगों से सीखा है। पंडित दुर्गालाल जी से सीखा है, डॉक्टर पुरु दादी जी से सीखा है, और महाराज जी से। मतलब उनकी क्लास में बैठ जाते थे और कैसे 7-8 घंटे निकल जाते थे, 6-7 घंटे, हम लोग को पता ही नहीं लगता था। महाराज जी गाने में निपुण, तबले में निपुण, नृत्य में तो खैर उनका कोई जोड़ ही नहीं। और पखावज में बैठ जाए तो ऐसे पंडित दुर्गालाल जी मैंने देखा, पखावज मैंने सुनी उनकी, तबला, गायन, लहरा देते थे, उफ क्या बात थी। और नृत्य तो बेजोड़ उनका नृत्य। मतलब आप तब परिपक्व हम वो हमारे रूप में सामने आए। तो अगर आप म्यूजिक के स्टूडेंट हो तो आपका तीनों चीज में दखल होना आवश्यक है। बिल्कुल, आप गायन के हो तो आप नृत्य भी, नृत्य के हो तो आप वादन में भी, हर चीज आपको आना चाहिए। क्योंकि आपको और अंगों में आप अगर एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आपका जो जैसे गायन है, और आपने अगर नृत्य भी आपने टच कर लिया और आपने वादन भी सीख लिया, तो आपका गायन निखर जाएगा। क्योंकि आपको एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, आपका वादन से ताल पक्ष मजबूत हो जाएगा। तो हम बिल्कुल, आप अगर गायन के स्टूडेंट हो तो आप डांस पे रिसर्च कर सकते हो। अगर आप गायन के स्टूडेंट हो, आप तबले पर, आप सितार के किसी भी पक्ष को लेकर थियोरिटिकल, हाँ प्रैक्टिकल के लिए आपको उसका प्रैक्टिकल आना भी चाहिए ना, ये भी तो जरूरी है कि आपको सीखना भी तो आना चाहिए। इसलिए अगर आपको देखना है तो आप आसानी से आप उसके ऊपर पक्ष पे, क्योंकि थ्योरी तो हमारी एक ही है ना। अब स्वर जो है, ताल है, 3 ताल गाते भी हैं, 3 ताल में बजाते भी हैं, 3 ताल में नृत्य भी करते हैं। तो ताल तो एक है ना, थ्योरी तो हमारी एक है। स्वर, जो सितार वाले के स्टूडेंट स्वर, उसके भी वही स्वर है, गाने वाले के लिए भी वही स्वर है।
तो अगर आपने ऐसे, आप समझ रहे हो ना, मेरी बात क्लियर हो रही है ना? तो आप हर चीज कर सकते हो। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाना चाहो, लेकिन हाँ, करने से पहले अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो अगर आप गायन के हो और आपने कहा जैसे डांस पे कर सकते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज गैदर करो, ठीक है ना? रिसर्च, क्योंकि आपको जो डिग्री मिलती है पीएचडी इन म्यूजिक, ना कि पीएचडी इन वोकल, ना कि पीएचडी इन इंस्ट्रूमेंटल या तबला या सितार, या पीएचडी इन डांस। ऐसी डांस वाला भी गाने में कर सकता है। तो आप इसके ऊपर आप अपना बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया और सीखो, इससे ना तुम लोग की ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा, दिमाग में सोचने के रास्ते बनेंगे, और आपका जो मुख्य विधा है वो भी पक्की हो जाएगी। टॉपिक्स आप बाद में आके डिस्कस कर सकते हो कि क्या टॉपिक लिया जा सके, ये इसके ऊपर आप अपने गाइड से, जो भी आपका गाइड है उससे आप बात के डिस्कस कर सकते हो। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स इस तरीके से देखे हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना? और अन्य टॉपिक्स के भी हो सकता है। संगीत और मनोविज्ञान का क्या संबंध है, आप इस पे भी ले सकते हो। अब संगीत आएगा, ना कि नृत्य और मनोविज्ञान का संबंध, ना कि गायन और मनोविज्ञान का संबंध, है ना? आप संगीत को एक संपूर्ण उस तरीके से लिया। इस तरीके से आप संगीत का और मनोविज्ञान का क्या संबंध है, आप इस पे ले सकते हो, काम कर सकते हो। तो काम करने के कई सारे आपके टॉपिक है, लेकिन हाँ, उस पे काम ना हुआ हो ये देख लो। और आपका जो गाइड है वो आपको प्रॉपर उस एरिया में, अब उसकी भी आवश्यकता है कि वो कैसा आपको क्या गाइड कर रहा है। तो पहले एक बार आपने जो भी अपने गाइड लिया हुआ है उससे आप बात कर लो, आपको समझो, आप उससे डिस्कस करो आप कि मेरे को ये है टॉपिक, तो वो आप निश्चय आपके गाइड है, आपको आगे वो बताएंगे कि क्या क्या कैसे सकते हैं, ठीक है ना? और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है संगीत, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से करो, कभी भी उसको बोझ के रूप में मत लो, अच्छे से करो, खूब मिलेगा। और गाइडेंस आपको आप लेकर, और उसकी पुरानी प्रॉपर बुक्स को लेकर आप लाइब्रेरीज जाकर, अपना जितनी म्यूजियम्स हैं वहां पे जाके स्टडी करके, पुरानी पुरानी कई सारी म्यूजियम्स लोगों ने पर्सनल भी बनाया है, जिसे मैंने एक बार बताया था, इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी। एक हमने बताया था कपड़े का एक तबला, कपड़े की पखावज, वो भी है, आप देखो जाकर कैसे कैसे बनी हुई है, क्या था। भले ही वो ना चली हो, बट बनाने का कॉन्सेप्ट तो बनाया, तो क्या था, क्या उससे हो सकता है कोई आप नई चीज आपके दिमाग में आए, कैसी क्या चीजें हैं, क्या हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या रहा है, मुगल काल में संगीत क्या रहा, हमारे घराने कैसे डेवलप हुए, बहुत सारा कुछ है। या पर्टिकुलर मैंने तुम लोगों का कि लाइब्रेरी के ऊपर भी, लाइब्रेरी में जाकर आप स्टडी करो तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना? हाँ, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दे सकते हो आप, किसी भी चीज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दे सकते हो कि फला राग का स्वरूप कैसा है। कई सारे रागाज हैं, वो कई लोग बंदिशें हैं, एक ही बंदिश कई लोग अलग अलग तरीके से गाते हैं, कैसे क्या, तो बहुत सारी, बहुत अथाह, ये तो अथाह सागर है। आप जितना उसके अंदर जाओगे, जितना पढ़ोगे, आपके रास्ते नए नए खुलते ही जाएंगे बेटा, है ना? और किसी को कुछ प्रश्न करना हो बेटा? तो ठीक है, फिर हमारा टाइम में मैंने कोशिश की आज के क्लास के टाइम में सब चीज तुम लोग एक ब्रश अप कर सकूं। बाकी कोर्स तो सिलेबस आपका पूरा हो ही चुका है। और कभी भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन्स हो या कुछ हो तो मैं कॉलेज में रहती ही हूँ। अदरवाइज आप आजाद नगर में भी हमारा कथा केंद्र है, आप वहां पे भी आ सकते हो एनी टाइम। मेरे लायक कोई भी काम हो तो आई एम ऑलवेज विथ यू। कभी भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप हमसे बात करके, आप कॉलेज में आके हमसे समझ सकते हो, या कोई किसी बात पर डिस्कस करना है आपको, या कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है तो क्लियर करो। और ऑल द बेस्ट, खूब अच्छा अच्छा करो आप लोग। कोई ठीक है, कहीं कुछ कभी कंफ्यूजन हो तो मुझसे बताना, ठीक है? मेरे ख्याल से आज क्लियर हो गई होंगी सबको सब चीजें। जी मैम। चलो ठीक है, बस पढ़ो, कोई इशू नहीं, बहुत अच्छा तुम लोग कर रहे हो, बहुत अच्छे से करा तुम लोगों ने। और मेरी सबके साथ शुभकामनाएं हैं बेटा। किसी भी टाइम किसी कुछ भी पूछना हो आप
आके बात कर सकते हो। आफ्टर क्लास भी अगर खत्म होता है उसके बाद भी आप पूछ सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग के किसी को भी कुछ कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय बेटा। प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम बेटा।